गुड मॉर्निंग। भारतीय इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हाल फिलहाल तक हमारे देश में यही माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ही हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसके पहले कहीं किसी सभ्यता का अस्तित्व हमारे देश में नहीं था। लेकिन उत्खनन के दौरान यह पाया गया, खास तौर से 1921-22 में पंजाब और वर्तमान पाकिस्तान के सिंध इलाके में उत्खनन के दौरान पाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि भारत में वैदिक सभ्यता से पहले भी एक बहुत ही विकसित सभ्यता कभी अस्तित्व में हुआ करती थी, जिसे लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया या हड़प्पा सभ्यता कहकर भी उसे पुकारा जाता है। तो आज हम लोग उसी हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे, उसी सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इस सभ्यता के दौरान सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, कला और शिल्प किस प्रकार के पाए जाते थे, लिपि कैसी थी, उस समय के लोगों की भाषा क्या थी। इन बिंदुओं पर हम लोग रोशनी डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, पहला जो तत्व है भौगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। दरअसल ये जो सभ्यता थी, यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का विस्तार भारत के एक बड़े भूभाग में हुआ करता था। बड़े भूभाग पर यह फैला हुआ था। आज इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन उस समय चूंकि पाकिस्तान और भारत का विभाजन इस प्रकार से हुआ नहीं था, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है हुआ करता था इस सभ्यता के पास, एक बहुत बड़ा भूखंड और भूभाग इसके पास था। अगर इसके विस्तार को हम लोग स्पेसिफिक होकर देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर तक ये फैला हुआ था ऊपर में। यहां एक मांडा नामक जगह थी, तो जम्मू कश्मीर में मांडा तक, उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी सभ्यता। और महाराष्ट्र में इस जगह का नाम है दाइमाबाद। अगर हम लोग पूरब में इसका विस्तार देखें तो पूरब में इसका विस्तार था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर तक उत्तर प्रदेश में।
और पश्चिम में बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में एक राज्य, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहां सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो लंबा चौड़ा इसका लगभग 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार था, और 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। यानी कि आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके क्षेत्रफल के बराबर इस सभ्यता का क्षेत्रफल हुआ करता था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी और 1700 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक वर्तमान रही थी। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार था। इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, अब हम लोग देखेंगे। सभ्यता की खोज, ये भौगोलिक विस्तार हम लोग देख रहे थे इसका, और क्षेत्रफल इसका देख रहे थे। उत्पत्ति एवं खोज। तो लगभग 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता पैदा हुई थी और 1750 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता रही थी। तो इसका कालखंड यही है। इसकी खोज विधिवत ढंग से एक तो 1853 में इसका 1853 में जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो निर्माण कार्य में लगे हुए इंजीनियरों को सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। जो निर्माण कार्य में इंजीनियर लगे हुए थे सबसे पहले उन्होंने इसे खोजा था 1853 में। तो उस समय पता नहीं चला था कि यह एक सभ्यता थी। खनन के दौरान कुछ ईंटें मिली थीं और हजारों की संख्या में वो ईंटें लोग अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए यूज करने के लिए ले गए थे। बात आई गई हो गई, ज्यादा ध्यान इस पर दिया नहीं गया। लेकिन सन 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में जब भारत में उसी इलाके में उत्खनन का कार्य चल रहा था तो उस समय हैरतअंगेज साक्ष्य बाहर आने लगे और लोगों को पता चला कि भारत में जरूर कोई सभ्यता रही थी, बहुत प्राचीन सभ्यता रही थी, वैदिक सभ्यता के पहले ही। तो 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने के दौरान और दूसरा 1822 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य के दौरान इस सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण मिला। बाद में जब खोज होते चले गए, खोजें जारी रहीं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा, धौला राखीगढ़ी, लोथल, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर जैसे लगभग 2800 पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई, जिनमें से लगभग आधे दर्जन स्थल तो ऐसे थे जो
उस समय नगरीय स्थिति में थे। आज के जो नगर होते हैं, हमारे शहर होते हैं, उस हैसियत के वो स्थल पाए गए हैं। प्रमाणित हुआ है कि उस समय जो है उस प्रकार के विकसित शहर हुआ करते थे। वैसे सभी स्थलों की बात अगर की जाए तो लगभग 2800 ऐसे स्थलों की खोज अब तक हुई है। तो ये बात हो गई 1922, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया डेट, 1822 लिख दिया, 1922। तो ये हो गया कालखंड, और ये इसकी खोज के संबंध में दो महत्वपूर्ण तारीखें। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो नामकरण कैसे हुआ। हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, आइए हम लोग नामकरण पर चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ये नामकरण आखिर कैसे हुआ ये अब हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, आइए समझते हैं। दरअसल इस सभ्यता का विकास जो है और विस्तार है वो सिंधु नदी घाटी में हुआ था। सिंधु नदी जो बहती थी उसकी जो घाटियां थी, मतलब उससे बने हुए जो मैदान थे, उन मैदानों में यह सभ्यता फली फूली थी, विकसित हुई थी। इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। माने प्रारंभिक स्थल तो कम से कम वहीं से पाए गए, खोजे गए। बाद में पाया गया कि इसका विस्तार पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में दूर दूर तक हुआ था। लेकिन शुरुआती उत्खनन के दौरान यह पाया गया था कि सिंधु नदी घाटी में यह सभ्यता अपने चरम अवस्था में थी। इतना ही नहीं, इस सभ्यता का जो चरम था, यानी ज्यादा घनी आबादी वगैरह जो थी, वो सैंधव प्रदेश में थी। तो सिंधु नदी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी की घाटी में इस सभ्यता का ये हुआ था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो पाकिस्तान में पड़ता है वो इलाका, पंजाब प्रांत में, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो स्थल खुदाई में ज्ञात हुआ था इस सभ्यता से संबंधित, वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा उस जगह का नाम था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग इसके नामकरण के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए हम लोग देखें हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी, नगर योजना कैसी थी। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक 2800 पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है।
और यह एक नगरीय सभ्यता थी। पहली विशेषता तो यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब कि यह शहरी सभ्यता थी। नगर में लोग रहते थे, गांवों में नहीं। जैसे आजकल शहर और गांव होते हैं ना, तो शहरों में लोग रहते थे, शहर टाइप की यह सभ्यता थी। गांव बना करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन की तरह नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करती थी ये सभ्यता। और जो नगर होते थे वो आमतौर पर दो भागों में बटे हुए होते थे। नगर दो भागों में बटे हुए होते थे। नगर का एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ होता था। जैसे चबूतरा पर कोई घर बना ले तो ऊंचाई पर उनको दुर्ग कहा जाता था, दुर्गा भाग कहा जाता था। और दूसरा जो हिस्सा था वो निचाई पर बसा हुआ होता था, जिसको निचला नगर कहा जाता था। तो दुर्ग भाग या दुर्गा भाग और निचला नगर, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए होते थे। नगर दो भागों में विभक्त थे। दुर्ग या दुर्गा भाग और दूसरा निचला नगर। दो भागों में शहर जो है वो बटे हुए थे। और जो दुर्ग वाला एरिया था उसमें संपन्न लोग रहते थे, पुरोहित, प्रशासक, व्यापारी, यानी जो धन मान्य से आपूरित लोग थे वो दुर्ग वाले भागों में रहते थे। और जो सामान्य जनता थी जैसे किसान, शिल्पी, ये सब रहते थे निचला नगर में। तो दुर्ग वाले भाग में रहते थे संपन्न वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग। और निचले भाग में रहते थे सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग। तो इसमें संपन्न वर्ग में कौन आते थे? पुरोहित, प्रशासक और व्यापारी। जबकि सामान्य वर्ग में कौन आते थे? किसान, शिल्पी, बढ़ई। बाबू एग्जिट कर दें, हट नहीं रहा ये है। बढ़ई, कुंभकार, इत्यादि। तो दो भागों में शहर बटा हुआ था, एक ऊंचाई पर था और दूसरा निचाई पर था। निचले वाले हिस्से में सामान्य लोग रहते थे और ऊंचाई वाले हिस्से में संपन्न वर्ग के लोग रहा करते थे। ये ज्ञात हुआ है, ऐसा खोजों और उत्खनन से ऐसी जानकारी मिली है। तीसरी विशेषता थी सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। ऐसा देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। नालियों से होकर के सारा जल, अवशिष्ट जल निकलता था और नालियां ढकी हुई होती थीं। नालियां स्लैबिंग सिस्टम में थीं। उसके नीचे भी अच्छे ढंग से इस प्रकार से निर्मित किया जाता था निचले भाग को नालियां की, ताकि वो एक प्रकार से फ्लोरिंग जैसा प्रतीत हो और अच्छे तरीके से जल का निकास होता रहे।
तो ये उत्तम एवं सुदृढ़ जल निकास प्रणाली भी पाई जाती थी नगर योजना के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं सड़कों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़क हुआ करते थे, वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूरा ग्रिड सिस्टम बना हुआ था, इस प्रकार से सड़क व्यवस्था थी। सड़क और नाली सब ग्रिड सिस्टम पर, और सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस तरह से सड़कें जाती थीं। जहां भी सड़कें कटती थीं तो एकदम समकोण पर कटती थीं। पूरे शहर में सड़कों का जाल था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नालियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इससे यह सिद्ध होता है कि वह सभ्यता जो थी एक प्लान्ड सभ्यता थी, नियोजित और विकसित की गई सभ्यता थी। अपने आप अनायास और स्वतः स्फूर्त ढंग से विकसित हुई सभ्यता वह नहीं थी। तो इसको कहा जाता है ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति पर वह सभ्यता थी। अगर हम लोग भवन निर्माण की बात करें तो घर भी पक्की ईंटों के बने हुए होते थे और ईंट भी बहुत मोटे होते थे। 7.5 इंच मोटा, 15 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा, यानी कि ईंटों का साइज हुआ करता था, ईंटों का आकार था 7.5 इंटू 15 इंटू 21, इतना इंच में इस प्रकार से बनाए जाती थी ईंटें। और मकान या तो 1 स्टोरीड होते थे या 2 स्टोरीड। ज्यादातर 2 मंजिली मकानें ही दिखाई पड़ती हैं और पक्के मकान दिखाई पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे, ईंटों को पकाकर बनाए जाते थे। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। मिट्टी के मकान, खपड़ैल मकान, घास फूस के मकान नहीं बनाए जाते थे, ये पक्के मकान हुआ करते थे। हर मकान में के बीच में एक आंगन होता था और आंगन के किनारे कॉरिडोर्स होते थे, किनारे किनारे, और कॉरिडोर्स के पीछे पीछे कमरे बने हुए होते थे। कमरों की खिड़कियां कभी भी मुख्य द्वार की ओर, मेरा मतलब है मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थी। पहले कमरे की खिड़कियों को गली में खोला जाता था और फिर वो गली आके मिलती थी मुख्य मार्ग में, यानी दरवाजे और खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे। जैसा कि हम लोग वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि मकानों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे वो मकान के मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे और वो गलियां आकर के मुख्य मार्ग में मिलती थी, सड़क में मिलती थी। प्रत्येक घर में कुआं भी होता था, प्रत्येक घर में कुआं भी होता था जहां से लोग जल प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं, कमरों में कई प्रकार के शव भी दफनाए जाते थे। यह प्रमाण भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में कि कमरों में डेड बॉडीज को दफनाया भी जाता था। हालांकि हम लोग दाह संस्कार या अंतिम संस्कार विधि को हम लोग आगे देखेंगे, उसमें कई प्रकार की विधियां प्रचलित थी, लेकिन कुछ मकानों में यह भी परंपरा रही है कि कमरों में मृत शरीरों को दफनाया भी जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना देख रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो ये पंजाब में पाया जाता है
मोहनजोदड़ो सिंध में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे पहला हो गया हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तो ऐसे तो शहरों की संख्या बहुत सारी थी, कुल 2800 शहर, अभी 2800 स्थल खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नगर ऐसे भी थे, शहर स्थल ऐसे भी थे जो नगरीय या अर्ध नगरीय अवस्था तक विकसित हो चुके थे। जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा वो पहला ऐसा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यहां पर डेड बॉडीज के कंकाल मिले हैं एक एक जगह पर, कई 100 150 200 लोगों के कंकाल एक ही जगह पर मिले हैं। ये पाया जाता है वर्तमान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में। बाकी के स्थल जो हैं वो भारत के हैं, केवल सुत कांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। फिर चाहे लोथल हो, लोथल की अगर हम बात करें तो यहां बंदरगाह मिला था। काली बंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां होता है। यहां पर जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे विकसित शहर भी थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना पटना, रांची, जमशेदपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इस तरीके से। तो उस समय भी इस तरह के शहर पूरे भारत में, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में पाए जाते थे। तो हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पाई लिपि।
अगर हम लोग हड़प्पाई लिपि की बात करें तो हड़प्पाई लिपि के संबंध में 4 बातें हम लोगों को याद रखनी है। पहली बात कि हड़प्पाई लिपि को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि प्राप्त हुई है लेकिन हम लोग उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि आखिर वो लोग लिखना क्या चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये लिपियां भाव चित्रात्मक शैली में लिखी गई हैं। भाव चित्रात्मक शैली में इनको बुस्ट्रोफिडन स्टाइल भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत दाहिने से बाएं ओर, दायां से बायां ओर लिखा जाता था लिपियों को। तो लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अत्यंत कठिन लिपि माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, और बहुत जगहों पर मिले हैं। बर्तनों में, गुफाओं में, मुहरों और सीलों में, बहुत जगहों पर मुद्राओं में, बहुत जगह ये लिपियां प्राप्त हुई, अक्षर प्राप्त हुए हैं। और ये चित्रात्मक शैली में लिखी गई हैं, अक्षर लिखे गए हैं। तो हम लोग देख रहे थे लिपियां। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। आइए देखते हैं सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था आखिर? सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? वर्ण व्यवस्था तो नहीं पाई जाती थी वैदिक सभ्यता की तरह इस सभ्यता में, लेकिन संपन्न वर्ग और सामान्य वर्ग जैसा वर्ग विभेद तो था। आमतौर पर पुरोहितों को, व्यापारियों को ऊंचे वर्ग के लोग कहा जाता था, और जो किसान, शिल्पी, कुंभकार, मजदूर, ये सब जो थे उनको सामान्य वर्ग, कॉमनर्स कहकर पुकारा जाता था। सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता था। पुरुष और स्त्रियां दोनों आभूषण के शौकीन थे, साज सज्जा के शौकीन थे। तो कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती थी। किंतु ऊंचे वर्ग एवं सामान्य वर्ग का विभाजन था। यानी कि पुरोहित, प्रशासक, व्यापारी, शिल्पी, किसान, कुंभकार जैसे कई वर्ग पाए जाते थे।
तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन वर्ग प्रणाली जरूर थी। पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुष एवं स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे। वे लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। लोग खेल कूद के शौकीन थे। समय बिताने के लिए पासा और चौपड़ जैसे खेल खेलते थे। समय बिताने के लिए पासा और चौपड़ जैसे खेलों का प्रचलन देखा गया है। समाज में पर्व त्योहार और उत्सव खूब मनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। बहुत वार मॉन्गरिंग और पावर मॉन्गरिंग लोग ये लोग नहीं थे। तो ये लोग शांति प्रिय लोग थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इनका सामाजिक जीवन बड़ा ही सरल और सहज था। चौपड़ और पासा खेलते थे। श्रमिकों की स्थिति को देखकर लगता है कि दास प्रथा भी वहां पर थी, लेकिन वैदिक सभ्यता की तरह दास प्रथा यहां पर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थी। अब हम लोग इनका राजनीतिक जीवन देखेंगे। अच्छा, सामाजिक जीवन में एक चीज और जोड़कर देखा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां पुरुषों के बराबर आती थीं। समाज मातृसत्तात्मक था, यानी समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से बेहतर थी। शुरू शुरू में स्त्रियों को ऊंचे स्थान मिले हुए थे, तो कह सकते हैं समाज में मातृसत्तात्मकता थी। समाज में मातृसत्तात्मकता थी। मैट्रियार्की, समाज में मैट्रियार्की थी, मातृसत्तात्मकता थी और महिलाओं की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक, पहले राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग राजनीतिक जीवन देखेंगे। उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन व्यापारिक ज्यादा था, राजनीतिक कम था। यानी कि राजा, मंत्री, अमात्य जैसी चीजें नहीं पाई जाती थी। प्रशासक वर्ग का थोड़ा दबदबा रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन न तो राजतंत्र था और न ही तानाशाही या अधिनायकवाद। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें उसके परिप्रेक्ष्य में, तो लोकतंत्र या गणतंत्र पाया जाता था। और कैसा लोकतंत्र? जो सामूहिक लोकतंत्र था, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र नहीं। एक प्रकार की का ऐसा गणतंत्र जहां मिल बैठ करके लोग निर्णय लिया करते थे।
कोई विशिष्ट अधिकारी या राजा नहीं होता। हाँ, प्रशासकों का एक वर्ग रहा होगा जो चीजों को इंप्लीमेंट करवाता होगा, लेकिन उस प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका की तरह कोई चीज नहीं रही होगी, ऐसा लगता है अभी तक के ज्ञात साक्ष्यों और खोजों के आधार पर। तो राजनीतिक जीवन इनका नहीं था। कह सकते हैं कि इस सभ्यता के दौरान किसी सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था रही हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी ऐसा लगता है कि राजतंत्र नहीं था। मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो कहा जा सकता है कि शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध नहीं के बराबर होता था। क्योंकि हथियार, उपकरण, औजार, शस्त्र, घातक और मारक असला, ऐसी कोई चीज नहीं मिली है अभी तक। इससे पता चलता है ये लोग युद्ध प्रिय नहीं, शांति प्रिय थे। जहां तक घरेलू प्रशासन की बात है तो महिलाओं को ऊंचा दर्जा मिला हुआ था इसमें पुरुषों के मुकाबले। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन और पतन के कारण और सिंधु घाटी सभ्यता की देन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसके अर्थ, उत्पत्ति, प्रमुख शहर, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर रोशनी डाल रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की एक बहुत ही प्रमुख सभ्यता थी। शुरुआत ही यहीं से होती है एक प्रकार से सभ्य जीवन की और सभ्यता की। और हाल फिलहाल के खोजों से प्राप्त हुआ कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता भारत में हुआ करती थी जो अत्यंत उन्नत और विशिष्ट सभ्यता थी। किसी भी तरीके से उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज के लिए इतना ही।